वेलकम बैक टू हेल गार्डन और ये है BDH नोवेल का एपिसोड नंबर 146। इसमें जियान जाने वाला एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में। एक्चुअली में एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में वही एल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास पेल टावर का एल्केमिस्ट बैज होता है। यहाँ पे सभी एल्केमिस्ट अपनी कीमती ट्रेजर्स को एक्सचेंज करते हैं। क्या जियान को यहाँ पे कुछ स्पेशल मिलने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। लेकिन उससे पहले हम पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि जियान होली पिल सिटी में आया है पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन वही एल्केमिस्ट इस पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके पास पिल टावर के द्वारा इशूड एल्केमिस्ट बैच हो। क्योंकि जामा एम्पायर से निकलने के बाद जियान ने किसी भी तरीके का एल्केमी टेस्ट नहीं दिया हुआ था, तो फिर उसे जरूरत पड़ती है यहाँ पे बैच को ऑब्टेन करने की। ये जोंग और जियान आ गए थे पिल टावर के ब्रांच टावर में। ये जोंग अपने पुराने कुछ कनेक्शंस को यूज करके जियान को ले आते हैं एक स्पेशल टेस्टिंग रूम में। उस रूम में चियूक लाइन और बाइक लाइन के लोग ऑलरेडी मौजूद थे। जैसे जियान उस रूम में एंटर करता है, बाइक लाइन की एक बुढ़िया इन दोनों की बहुत बेइज्जती करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान इन्हें भाव नहीं देता। जब बाइक लाइन और चियूक लाइन के मेंबर्स का टेस्ट हो चुका था जिसमें हाईएस्ट लेवल होता है Tier 6 हाई ग्रेड का, तो फिर बारी आती है जियान की। लेकिन बाइक लाइन की वो ग्रे क्लोथ ओल्ड वुमन जियान से ट्रैश बोलती है। इस वजह से जब जियान Tier 7 मिडिल ग्रेड टेस्ट को पास कर देता है तो इन सभी के एक्सप्रेशंस हो गए थे बहुत गंदे। लेकिन वो ग्रे क्लोथ ओल्ड वुमन अभी भी टॉन्ट करना बंद नहीं करती। वो खुद एक Tier 7 लो ग्रेड की एल्केमिस्ट थी, लेकिन वो जियान की इंसल्ट करने की कोशिश करती है जिसने Tier 7 मिडिल ग्रेड का टेस्ट पास किया है। भले और लोग इस चीज को सह लेते, लेकिन ये सेम कंडीशन जियान के ऊपर लागू नहीं होती। वो कहता है तूने मुझसे ट्रैश बोला, चलो मैं बताता हूँ कि ट्रैश क्या होता है। इतना कहने के बाद जियान हो गया था अपनी जगह से गायब। नेक्स्ट मोमेंट में वो किसी घोस्ट की तरह उस ओल्ड वुमन के सामने अपीयर होता है। साथ ही में जियान का वॉलेंट पंच आगे बढ़ गया था। वो ग्रे क्लोथ ओल्ड वुमन रिफ्लेक्सिवली अपने पंच को आगे शूट करती है, लेकिन जब इन दोनों के फिस्ट अटैक्स कोलाइड होते हैं तो उस बुढ़िया के हो जाते हैं एक्सप्रेशंस चेंज। वो किसी कैनन बॉल की तरह दीवार में जाके टकराती है, साथ ही में उसके मुंह से काफी खून बाहर आता है। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। एग्जामिनेशन रूम में खड़े सभी लोग दिखते हैं उस ओल्ड वुमन को जिसने जियान के एक अटैक को भी झेल नहीं पाया। इन सभी के चेहरों पे पसीने आ जाते हैं। जियान का ये अटैक बहुत ही सडन था। दूसरी पार्टी का स्टेटस चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसने बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया था। इन एक्शंस को काफी रूथलेस बोला जा सकता है। ब्रांच टावर के डीकन हानली का भी फेस थोड़ा सा स्टन्ड था। वो बिटर एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। उनका ध्यान जाता है जियान की तरफ। भले ही दूर से देखने पे लड़का काफी जेंटल नजर आता हो, लेकिन इसका कैरेक्टर काफी डिसाइसिव है। अभी जियान की डिफरेंट नजरें होती हैं उस ग्रे क्लोथ ओल्ड वुमन की तरफ जो ग्राउंड पे कोलैप्स हो चुकी है, जिसके बाद जियान का ध्यान जाता है हानली की तरफ। तुरंत ही रूथलेस एक्सप्रेशन रिप्लेस हो जाता है एक स्माइल से। जियान एक अपॉलजी के साथ बोलता है, डीकन हान इस जगह पे फाइट करने के लिए आप मुझे माफ करना। जब रूम में खड़े सभी लोग जियान के चेहरे पे वो स्माइल दोबारा देखते हैं तो वो समझ गए थे कि सामने खड़े लड़के से दूर रहना ही सही होगा। ये बात उन तीनों बाइक लाइन के मेंबर्स के दिमाग में स्पेशली क्लियर थी। वो चुपचाप से कई कदम पीछे लेते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं जियान उनके ऊपर हमला न कर दे। इवन वो ग्रे क्लोथ ओल्ड वुमन जो कि दोजोंग लेवल पे है, वो भी जियान की मैच नहीं है। फिर इन तीनों की क्या ही औकात है। जियान के ऐसे रिएक्शन को देख के हानली साई कर सकते थे। वो अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे तब से बिहेव कर रही थी लगता है ऐसे उसका फल मिल गया, लेकिन तुम्हारी अटैक बहुत ही मर्सीलेस था। खैर छोड़ो बाई वे, तुम अपने लोगों को लेके वापस चले जाओ। ये सुन के वो व्हाइट क्लोथ लेडी अपने दांतों को मीचती है, लेकिन जब वो जियान को दोबारा देखती है तो उसकी आंखों में एक टेरिफाइड एक्सप्रेशन आ गया था। वो बाइक लाइन के दोनों मेंबर्स को लेके आगे जाती है। वो दोनों लौंडे उस ग्रे क्लोथ ओल्ड वुमन को उठाते हैं जो खून फेंकने के बाद ग्राउंड पे अनकॉन्शियस हो गई थी। इसके बाद ये चारों लोग यहाँ से काफी मिजरेबल तरीके से चले जाते हैं। साइड में खड़े चियूक लाइन के मेंबर्स भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते थे। उनकी वो कॉशियस नजरें एक अनसर्टेनिटी के साथ जियान को देखती हैं, जिसके बाद वो भी विड्रॉ कर लेते हैं। इन सभी को इस तरीके से जाते हुए देख के ये जोंग अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, लिटिल फेलो, तुम जब चाहे किसी के ऊपर भी हमला कर देते हो। ऑल्दो सीन को विटनेस करके मेरा हार्ट भी रिफ्रेश फील कर रहा है, लेकिन बाइक लाइन के लोग इस मैटर को ऐसे ही शांत नहीं होने देंगे। जियान स्माइल करके रिप्लाई करता है, आप इस बारे में चिंता मत करो। अगर बाइक लाइन को लगता है कि वो मुझे संभाल सकते हैं तो मुझे उन्हें उनकी जगह बताने में कोई समस्या नहीं है। सीन शिफ्ट होता है हानली की तरफ। वो आगे बढ़ के ये जोंग की तरफ हाथ कफ करते हैं। हानली कहते हैं, इस बार लगता है ये क्लेन इस टेस्ट को पास कर लेगा। ये जोंग कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जोंग के चेहरे पे बिटर एक्सप्रेशन आ गया था। ये जोंग कहते हैं, ये सब तो ठीक है, बट क्योंकि मामला ऐसा क्रिएट हो गया है तो बाइक लाइन इस 5 ग्रेड क्लैंस के टेस्ट के लिए अपने किसी टॉप एक्सपर्ट को जरूर भेजेगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी क्लैन टॉप 3 में रैंक करे। हानली भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करते हैं। वो कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। बाइक लाइन शुरुआत से ही तुम्हारी क्लैन को डिसलाइक करता आया है। मौका मिलने पे वो जले पे नमक छिड़कने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है बाइक लाइन की यंगर जनरेशन में सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान का नाम है बाई यिंग। इसकी एज अभी 20 की भी नहीं हुई है, लेकिन इसका एल्केमी स्किल्स Tier 7 मिडिल ग्रेड पे पहुंच चुकी हैं। और तो और ये पिछले 3 सालों से इसी लेवल पे बना रहा है। अगर बाइक लाइन ऐसे भेजता है तो फिर तुम्हारी
ई क्लैन के लिए टॉप 3 में एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के ये जोंग के एक्सप्रेशन ग्रेव हो गए थे। वो कहते हैं बाइंग, मैंने इस यंग मैन के बारे में सुना है। रूमर्स के हिसाब से इसका मेडिसिनल रिफाइनमेंट टैलेंट बहुत ही खतरनाक है। इवन साओ क्लैन का वो साउडन भी इससे मैच नहीं कर सकता। अगर बाई क्लैन सच में इस बाइंग को भेजता है तो फिर सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। हम अगर ई क्लैन को छोड़ दें तो 5 ग्रेट क्लैंस में से 4 ग्रेट क्लैंस काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। उनके पास पिल रिफाइनमेंट में साउडन जैसे जीनियस की कमी नहीं है। इन जीनियस की इवन पिल रीजन में भी रेपुटेशन है। भले ही ये क्लैन को इस बार जियान की हेल्प मिल गई हो, तब भी 5 ग्रेट क्लैंस असेसमेंट टेस्ट के टॉप 3 में एंटर करना मुश्किल होगा। आज के मैटर की वजह से बाई क्लैन पूरी तरीके से ऑफेंड हो गया होगा। एडिशनली ये लोग ऑलरेडी साओ क्लैन को पहले ऑफेंड कर चुके हैं। इस वजह से ई क्लैन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए ये दोनों ही क्लैंस अच्छे कॉम्पिटिटर्स को भेजेंगे। जहाँ तक बात रही डैन क्लैन की, भले ही लो प्रोफाइल रखते हो लेकिन टेस्ट में अगर पोजीशंस की बात करें तो फिर इनकी पोजीशन टॉप स्पॉट या फिर सेकंड स्पॉट पे ही रहती है। शायद ही किसी को याद होगा कि वो कभी तीसरे स्थान पे आए हो। इस वजह से ये डैन क्लैन भी एक हिडन कॉम्पिटिटर रहने वाला है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि टॉप 3 स्पॉट्स ऑलरेडी साओ क्लैन, डैन क्लैन और बाई क्लैन ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं। ई क्लैन की इनमें एंट्री होनी काफी मुश्किल लग रही है। हाल ही ये जोंग के एंग्शियस चेहरे को देख के कंफर्ट करते हुए बोलते हैं, हमें अभी इस बारे में हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें ऑलरेडी इस एक्सटेंट तक डेवलप हो चुके हैं। तो फिर रिजल्ट तो टाइम ही बताएगा। इसके बाद उनका ध्यान जाता है जियान की तरफ। हाल ही हंसते हुए कहते हैं ई क्लैन ने इस बार जो हेल्पर ढूंढा है वो भी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं दिखता। ये उन क्लैन के टॉप जीनियस से बिल्कुल कंपेरेबल है। ये सुन के ये जोंग के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो साई करके कहते हैं करंटली हमारी सारी होप्स जियान के ऊपर ही है। क्या ये क्लैन इस टेस्ट में सर्वाइव करने वाला है, ये इसकी परफॉर्मेंस ही डिसाइड करने वाली है। थोड़ी और देर तक बात करने के बाद ये जोंग और जियान भी वहाँ से विदाई लेते हैं। दोनों ही होली पिल सिटी की गलियों में रैंडमली घूमने लगे थे। जैसे जैसे पिल गैदरिंग और भी पास आती जा रही थी, होली पिल सिटी का क्राउड और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। चाहे दिन हो या हो रात, सिटी का नॉइज तो आसमान को फाड़ रहा था। और तो और जैसे जैसे ह्यूमन ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, इनमें हर तरीके के लोग मिक्स होंगे। होली पिल सिटी में अजीब अजीब से आइटम्स फैलने शुरू हो जाते हैं। इनमें जेन्युइन ट्रेजर्स की भी कमी नहीं थी। ऑफ कोर्स ये खजाने उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास इन खजानों की पहचान होगी। जब आसमान धीरे धीरे करके डार्क होने लगा था तो ये जोंग जियान को रोक लेते हैं, जो कि अभी और भी सिटी में घूमना चाहता था। वो कहते हैं छोड़ो, अगर तुम सच में ट्रेजर्स के बारे में सर्च कर रहे हो तो एक दिन बाद होने वाली एल्केमिस्ट ट्रेड में तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। और तो और वहाँ पे मैक्सिमम आइटम्स जेन्युइन ही देखने को मिलते हैं। अगर तुम लकी रहते हो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर मिल जाए। ये जोंग के शब्दों को सुन के जियान भी हेल्पलेस फील करता है। एक ट्रेड फेयर में जियान ने स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन किया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा गुड लक हमेशा साथ नहीं देता। जब जियान ये जोंग की बात से एग्री करता है तो ये दोनों वापस आ जाते हैं ये क्लैन की तरफ। होली पिल सिटी में ग्रेजुअली डार्कनेस फैलने लगती है। फाइनली रात ने इसे कवर कर लिया था। खाली आसमान को फिल कर रहे होते हैं वो चमकते हुए तारे। होली पिल सिटी के ऊपर का आसमान काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। अभी एक क्वाइट से कोर्टयार्ड में जियान अपने हाथों को पीछे खड़े हुए खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी किसी स्कल्पचर की तरह लग रही थी और उसका ध्यान होता है आसमान पे। जिस तरीके से उसके बालों के ऊपर बर्फ जमने लगी है, ऐसा लगता है कि वो स्पॉट पे काफी टाइम से खड़ा हुआ है। जियान की इस तरीके की ट्रेनिंग चलती रहती है 1 घंटे तक, जिसके बाद अचानक से उसने अपनी आंखें खोल ली थी। हम उसकी आईब्रोज को नेट होते हुए देखते हैं। जियान साई करके कहता है अब मैं उस दोबारा से मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है वो एक ही चांस था। जियान ये सोच रहा होता है कि अगर वो उस मिस्टीरियस कंडीशन में 2-3 बार और एंटर कर जाता है तो अपने सोल के अंदर के स्पिरिचुअल ऑरे की डेंसिटी को बढ़ा सकता है, जिससे उसकी सोल को सो कॉल्ड सोल स्टेट में एंटर करने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। आफ्टर ऑल जियान के लिए टियर 7 हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करना अब कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रह गई थी। अगर वो अपनी पीक कंडीशन में होता है तो वो एक टियर की मेडिसिन पिल को भी चैलेंज कर सकता है। अगर जियान उस स्टेट में एंटर कर लेता है तो फिर पिल गैदरिंग जैसी कंपटीशन को भी जीतने का उसके पास कॉन्फिडेंस होगा। खैर इस तरीके की सोच काफी धुंधली होती है। वो मिस्टीरियस कंडीशन जियान को मिल सकती है, ना कि जियानो से। भले वो अपने दिल को चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन वो आसमान नॉर्मली नजर आता है। इसमें पहले की तरह कोई मिस्टिकल फिनोमेना दिखाई नहीं देता। अपने सारे एफर्ट्स को फ्यूटाइल होते हुए देख जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है लगता है मुझे उस सो कॉल्ड एल्केमिस्ट ट्रेड में जाना होगा। हो सकता है वहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं अपनी सोल को ट्रेन कर सकूं। वो एक कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ के रूम में जाने लगता है, क्योंकि जियान ने उस एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर लिया है। तो फिर उसे कुछ ऐसी चीजों को प्रिपेयर करना होगा जो कि बाकी लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो, वरना भले ही जियान को कोई चीज पसंद आ जाए, अगर उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरा इंसान चाहता हो तो फिर जियान के पास गिव अप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि वो एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर होती है 1 दिन के बाद, तो जियान अगले दिन अपने आप को रूम में कैद कर लेता है। लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से रूम के विंडोज से गरम गरम हवा बाहर आ रही है, सभी ये क्लियरली गैस कर पाते हैं कि जियान दोबारा से कुछ रिफाइन कर रहा है। जियान की रिफाइनमेंट 1 दिन और 1 रात के लिए लगातार चलती रहती है। जब अगले दिन की सुबह की सनलाइट रात की डार्कनेस को भगा देती है, तभी जियान
के रूम के वो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। वो अपने रूम से बाहर आता है। उसने वायलेंट तरीके से सांस को अंदर खींचा था। जब उसकी उंगलियां पहुंचती है अपनी स्टोरी रिंग के पास तो फिर जियान के चेहरे पे एक वाइट स्माइल आ गई थी। ऑल्दो उसके पास टाइम काफी कम था, लेकिन अच्छी बात है कि उसकी स्टोरी रिंग में इंग्रेडिएंट्स की कमी नहीं है। ऑफ कोर्स जियान के पास भी अब पैसे की कमी नहीं थी। जब जियान अपने रूम से बाहर आके कोर्टयार्ड में पहुंचता है तो फिर ये जोंग, लिटिल फेई डॉक्टर, टियानो, जुंजे और शिंगलिन उसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे। ये सभी स्माइल्स के साथ जियान को ग्रीट करते हैं। ये जोंग जियान को देख के हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम रेडी हो? जियान स्माइल करके नोट करता है। वो अपने एक हाथ को वेव करते हुए कहता है, चलो हम चलते हैं। आज मैं भी देखूं कि इस होली पिल सिटी का एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर कितना ग्रैंड है। ये कहने के बाद जियान चला आया था कोर्टयार्ड के बाहर, क्योंकि ये जोंग ने 2 दिन पहले जियान को एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर की डायरेक्शन बता दी थी। तो फिर बिना किसी के टेंशन के जियान मुड़ जाता है उसी डायरेक्शन में। लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के लोग भी उसे स्टडी पेस से फॉलो कर रहे थे। ये सभी भी उस सो कॉल्ड एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में इंटरेस्टेड लगते हैं। इस रीजन में होली पिल सिटी के एल्केमिस्ट ट्रेड की ग्रैंड रेपुटेशन थी। ये ट्रेड फेयर बाकी के फेयर्स जैसी क्योटिक और मैसी नहीं होती। अगर कोई ट्रेड फेयर को कंपेयर करे तो फिर जियान का ग्रुप जिस ट्रेड फेयर में जा रहा है उसे काफी हाई रैंक किया जा सकता है। ये उन छोटी मोटी ट्रेड फेयर से काफी अलग है। इस ट्रेड फेयर की लोकेशन होती है होली पिल सिटी के आउटर रीजन में, लेकिन ये जगह बुरी नहीं है। एक्चुअली में ये जगह है इनर रीजन और आउटर रीजन के इंटरसेक्शन की। रूमर्स के हिसाब से इस एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर को पिल टावर सपोर्ट करता है। इसकी वजह से इसकी रेपुटेशन में कभी दाग नहीं लगा। इसी वजह से जो भी आइटम्स यहाँ पे एक्सचेंज करे जाते थे उनके लिए होने वाले मर्डर या फिर डकैतियां बहुत कम होती थी। आफ्टर ऑल पिल रीजन के अंदर पिल टावर से किसकी पंगा लेने की हिम्मत है। अभी जियान की टोली खड़ी हुई थी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जिसने बड़ी सी जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है। अभी स्पेशली जियान का ध्यान होता है उस पेल ग्रीन वुडन प्लेट पे। इसमें फ्लाइंग ड्रैगन डांसिंग फिनिक्स लिखा हुआ था। जियान अपने पसीने को पहुंचता है। ये ट्रेड फेयर इस नाम से जानी जाती है। इस समय ये ट्रेड फेयर लोगों से भरी हुई थी। यहाँ पे लोग सैलाब की तरह आते और जाते दिखाई देते हैं। बाहर खड़े लोगों की जेलसी से भरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने एल्केमिस्ट की रोब्स को पहन रखा होता है वो गार्ड्स के सामने से बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। जियान भी इस ग्रैंड ट्रेड फेयर को देखता है, जिसके बाद ये जोंग की तरफ देख के पूछता है, क्या यही वो जगह है? ये जोंग स्माइल के साथ नोट करते हैं। वो कहते हैं, आप सही कह रहे हो। तुरंत ही उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें आई थी। वो कहते हैं, मुझे यहाँ पे आए हुए कई साल हो चुके हैं। ये जगह थोड़ी सी चेंज हुई है। टारगेट को कंफर्म करने के बाद जियान चुपचाप से डोर के अंदर चला जाता है। जब वो स्टर्न सा दिखने वाला गार्ड उसे रोकने वाला होता है तब जियान अपनी स्टोरी रिंग से उस टियर 7 के एल्केमिस्ट बैच को बाहर निकालता है जिसे उसने कुछ दिन पहले ऑब्टेन किया है। फाइनली जियान के चेस्ट पे बैच लग जाता है। जियान के चेस्ट पे इस बैच को देख के वो गार्ड कुछ कदम पीछे लेता है, जिसके बाद वो जियान की तरफ बाव करता है। इस एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर के रूल्स के मुताबिक टियर 7 या फिर उससे हाई लेवल के एल्केमिस्ट अपने कंपेनियंस को साथ ले जा सकते थे। इस वजह से शिंगलिन और बाकियों को रोका नहीं जाता। वो लोग जियान को फॉलो करते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं। उस दरवाजे के पीछे होता है काफी स्पेशियस रास्ता। जैसे जियान की टोली यहाँ पे आती है फाइनली नॉइज इनके कानों में एंटर होता है। रास्ते के एंड पे खड़े होकर जियान की नजरें चारों तरफ जाती हैं। उसे एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। इस बड़े से हॉल में कई पत्थरों से बने हुए प्लेटफॉर्म्स थे। बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स की तरह लग रहे थे। कुछ लोग इन स्टोन प्लेटफॉर्म्स के पीछे बैठे हुए होते हैं। इनके पोस्टर काफी लेजी दिखाई दे रहे थे। इनसे बिजनेसमैन वाली तो वाइब बिल्कुल नहीं आती। ऑफ कोर्स ये लोग यहाँ पे बिजनेसमैन थे भी नहीं। इस बड़े से हॉल के अंदर का क्राउड टेरिफाइंग था और तो इनमें से मैक्सिमम लोगों ने पहन रखी होती है एल्केमिस्ट की रोब्स। क्लियरली ये एल्केमिस्ट थे। इस स्पेशियस हॉल में लोगों की आवाजाही लगी होती है। वो ओकेजनली पॉज होकर आइटम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते थे जिन्हें स्टोन प्लेटफॉर्म से रखा गया होता है। अगर कोई भी चीज इन्हें पसंद आती थी तो ये वहाँ पे रुक के उस वेंडर से एक्सचेंज की कंडीशंस को डिस्कस करने लगते थे। जियान के पीछे आ रहे ये जोंग हंस के कहते हैं, हाँ ये एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर कई डिफरेंट ग्रेड्स के रीजन्स में डिवाइड करी गई है। अब ये जगह तो सिर्फ 3rd ग्रेड की है। 2nd ग्रेड है 2nd फ्लोर पे, वहीं पे 1st ग्रेड रीजन है टॉप फ्लोर पे। ऑफ कोर्स अगर कोई ऊपर जाना चाहता है तो फिर उसके पास रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। वो कहते हैं अगर कोई 2nd फ्लोर पे एंटर करना चाहता है तो उसके पास कम से कम टियर 6 का एल्केमिस्ट बैच होना चाहिए। वहीं पे जिसकी इच्छा है सबसे टॉप फ्लोर में जाने की उसकी स्ट्रेंथ या फिर दोजन लेवल पे होनी चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट उसका एल्केमी लेवल होना चाहिए टियर 7 का। जियान स्माइल करके हल्के से नोड करता है। वो कहता है चलो हम भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये कहने के बाद जियान की टोली आ गई थी हॉल के अंदर। इनकी इंटरेस्ट से भरी नजरें जाती हैं सराउंडिंग वेंडर्स की तरफ। जियान के एक्शंस को देख के ये जोंग भी हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन उनके पास जियान को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस क्राउडेड हॉल में टाइम बहुत जल्दी पास होता था। अभी जियान ने बस कुछ 20+ वेंडर्स को ही देखा था, लेकिन इतने में ही 1 घंटा ऑलरेडी निकल गया था। वो स्पीचलेस इस बात से फील कर रहा था कि उसकी आंखों के नीचे कुछ भी नहीं आया। ऑल्दो यहाँ पे मौजूद आइटम्स की क्वालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो आइटम्स जियान के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते। जब ये जोंग देखते हैं कि जियान के चेहरे पे डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन आ गया है तो वो उसे रिमाइंड कराते हुए बोलते हैं यहाँ पे मौजूद सभी आइटम्स अच्छे से फिल्टर होके आए हैं और तो और यहाँ पे मौजूद सभी
लोगों की आईसाइट काफी शार्प है। अगर उन लोगों ने किसी भी स्पेशल चीज को डिस्कवर नहीं किया है तो काफी कम चांसेस है कि हमारे हाथ में भी कुछ अच्छा लगे। अगर तुम्हें सच में कोई ट्रेजर चाहिए तो फिर वो सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर पे ही मिल सकता है। ये जोंग की इस बात को सुन के जियान अपनी आंखें रोल करता है। वो कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये जोंग अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं तुम इतने एक्साइटेड ही दिख रहे थे, मैं फिर तुम्हें कैसे रुक सकता था। चलो हम सबसे पहले सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये कहने के बाद वो पॉइंट करते हैं सेकंड फ्लोर की डायरेक्शन की तरफ। जियान भी नोट करके फॉलो करता है। जियान की टोली की क्वालिफिकेशंस को देखते हुए उन्हें सेकंड फ्लोर पे जाने में कोई परेशानी नहीं होती। ऑल्दो शिंगलैन को लेके गार्ड्स थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे थे, लेकिन जैसे उनकी नजरें जाती है जियान के चेस्ट पे उस टियर 7 के ग्रेड बैच पे, वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद नॉइस काफी हद तक रिड्यूस हो गया था। सेकंड फ्लोर भी काफी स्पेशियस दिखाई देता है। इसके फ्लोर को ब्राइट क्रिस्टल्स ने कवर करके रखा था, जिसे देख के एक बात तो जियान डेजर्ट हो जाता है। इस क्रिस्टल से बने फ्लोर के ऊपर कई क्रिस्टल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इन क्रिस्टल प्लेटफॉर्म्स को बस एक बार देखने से ही पता लग जाता है कि इनकी क्वालिटी नीचे वालों से कितनी सुपीरियर है। ऑफ कोर्स ये जगह उतनी क्राउडेड भी नहीं होती। इन सभी एल्केमिस्ट के टीयर्स भी हाई होते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे इन्हें कोई भी चीज पसंद आती थी, ये बहुत शांति से वेंडर से बातचीत कर लिया करते थे। जियान की नजरें भी इन क्रिस्टल प्लेटफॉर्म की तरफ जाती हैं। थोड़ी और देर तक चलने के बाद जियान फाइनली रुक जाता है। सामने प्लेटफॉर्म पे रखे हुए एक जेड बॉक्स पे उसकी आंखें पॉज हुई थी। जेड बॉक्स के अंदर होता है एक ब्लड रेड फ्रूट। इस फ्रूट में से ऐसा ब्लडी ऑरा इमिट हो रहा था कि इससे इंसान दूर से ही लाइफ फोर्स को सेंस कर सकता है। एक ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक डेमोनिक फ्रूट होता है जो कि ब्लड एसेंस को ऑब्जॉर्व किया करता है। ये ग्राउंड के अंदर हाइड होकर तब तक ब्लड एसेंस को ऑब्जॉर्व करता रहता है जब तक ये अपने आप को एक फ्रूट में ट्रांसफॉर्म न कर ले। अगर कोई बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करना चाहता है तो उसमें ये ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट एक की इंग्रेडिएंट है। कोइंसिडेंटली इस पिल गैदरिंग में जियान इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करना चाहता था। ये 7th टियर की पीक की पिल है। अगर किस्मत अच्छी रहती है तो ये पूरी क्लास को जंप करके 8th टियर की भी पिल कही जा सकती है। इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इसके इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना तो एकदम नेक्स्ट लेवल का गेम है। इस पिल की रिफाइनमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफी लो होते हैं। अगर जियान लकी होकर उस मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर नहीं करता जिससे उसकी सोल में स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई है, तो वो इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को कभी रिफाइन करने की सोचता भी नहीं। आफ्टर ऑल इस मेडिसिनल पिल से एल्केमिस्ट दूर ही रहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स भले ये डिफिकल्ट हो, लेकिन जियान को इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने की जरूरत थी, क्योंकि इसी का यूज करके मास्टर याओलाओ अपनी बॉडी को पोजेस करेंगे। जब जियान मास्टर याओलाओ को फ्यूचर में रेस्क्यू करेगा तो फिर उनकी फिजिकल बॉडी की परेशानी को भी सॉल्व करना होगा, और बॉडी को रिफाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल की। याओलाओ टियान वो जुंजे नहीं थे। उनकी फिजिकल बॉडी में जियान किसी भी तरीके की कमी नहीं रहने दे सकता। सिर्फ बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल से ही बॉडी परफेक्ट हो सकती है। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने के लिए 3 की इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ये होते हैं ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट, 10,000 साल पुरानी हरी स्पिरिचुअल वाइन और स्नोवॉन जिंगशेंग। इन तीनों जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत थी। इतने टाइम तक सर्च करने के बाद जियान को ये सिर्फ ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट ही मिला है। बची दोनों जड़ी बूटियों को जियान को भी ढूंढना था। ये इंग्रेडिएंट्स इतने प्रेशियस थे कि ये क्लैन भी इन्हें पोजेस नहीं करता। जियान की आंखें फोकस्ड होती है इस ब्लडी फ्रूट पे जो जेट बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। इसमें से ब्लडी ऑरा परमेट हो रहा था। इमीडिएटली उसकी आंखें जाती हैं सामने बैठे हुए एल्डर पे। इसने रेड कलर की रोब्स को पहन रखा होता है। वहीं पे इसके चेस्ट पे देखा जा सकता है एक टियर 6 का बैच। जब वो रेड रोब्ड एल्डर जियान के चेस्ट पे 7th टियर के बैच को देखता है तो उसके हार्ट में एक सेंसेशन फैल गई थी, जिसके बाद वो अपने हाथों को कप करके रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, मिस्टर क्या हुआ, आपको कुछ पसंद आया? जियान भी और डिले नहीं करता। वो उस डीमन फ्रूट की तरफ पॉइंट करके पूछता है, आप उस चीज को कैसे एक्सचेंज करना चाहते हो? वो रेड रोब्ड एल्डर तुरंत ही समझ जाता है कि जियान किसकी बात कर रहा है। वो कहता है, हाँ ये तो ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट है। ऑफ कोर्स वो उसकी ओरिजिन को जानता था। जो एल्केमिस्ट यहाँ पे मौजूद है उनकी आईसाइट जियान से वीक नहीं होगी। वो रेड रोब्ड एल्डर स्माइल करके बोलता है, आई थिंक मिस्टर आपको ये पता हुआ कि ये ब्लड एसेंस फ्रूट कितना रेयर है। इसको जनरली टियर 7 हाई ग्रेड की पिल्स को रिफाइन करने में यूज किया जाता है। वो अपनी दाढ़ी को फॉन्डल करते हुए बोलता है, मैं इस ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट को एक ऐसे टियर 7 के मेडिसिन फॉर्मूले से एक्सचेंज करना चाहता हूँ जिससे अभी तक मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। जियान अपनी आईब्रोज को रेज करता है। वो कहता है, हाँ आपको जो करना सच में आता है। भले ही ये ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट प्रीशियस हो, लेकिन ये एक टियर 7 मिडिल ग्रेड के फॉर्मूले से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा एक्सचेंज करने वाला है। ऑल्दो जियान के पास मास्टर याओलाओ के द्वारा छोड़े हुए कई हाई टियर के मेडिसिनल फॉर्मूलेस थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जियान उन्हें चारों तरफ बिखेरता चले। ये सही बात है कि ये ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट रेयर है, लेकिन ये टियर 7 मिडिल ग्रेड के पिल फॉर्मूले से कभी मैच नहीं कर सकता। स्पेशली ये मेडिसिनल फॉर्मूला वो होना चाहिए जिसे दूसरी पार्टी ने कभी प्रैक्टिस नहीं किया हो। उस रेड रोब्ड ओल्ड मैन के चेहरे पे थोड़ा सा एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। वो जानता था कि वो कुछ ज्यादा ही मांग रहा है, लेकिन वो कदम
कदम पीछे नहीं लेता। वो जानता था कि उसके सामने जो भी चीज रखी हुई है उनमें सबसे वैल्यूबल आइटम यही ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट ही है। जब जियान देखता है कि रेड रोड एल्डर अपनी प्राइस को बिल्कुल घटाना नहीं चाहता तो वो भी अपना सिर हिलाता है। वो पीछे मुड़ के शिंगलियन की तरफ देख के बोलता है हमें सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है, इस वजह से तब तक तुम यहीं पे वेट करो। शिंगलियन अगर तुम्हें कहीं ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट 10,000 ईयर्स ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और स्नोबोन जिनशेंग मिलती है तो तुम उनके एक्सचेंज के लिए नेगोशिएट कर सकते हो। याद रखना नेगोशिएशन में यूज करी जाएंगी टीयर 7 की मिडिल ग्रेड की मेडिसिन पिल्स। ये सुन के शिंगलियन नोट करती है। जब जियान ने शिंगलियन को ये टास्क दे दिया था उसका ध्यान दोबारा से उस रेड रोड ओल्ड मैन की तरफ जाता है। जियान हल्की आवाज में कहता है यही प्राइस मैंने ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट के लिए रखा है, अब आप एक्सचेंज करना चाहते हो या फिर नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपका मन बदलता है तो आप उससे एक्सचेंज के लिए बोल सकते हो। ये सुन के उस रेड रोड ओल्ड मैन ने अपनी आईब्राउज को नेट कर लिया था। खैर जियान को इस बात से फर्क पड़ता भी नहीं है। पीछे मुड़ के वो जाने लगा था टॉप फ्लोर की तरफ। एक मेडिसिन इंग्रेडिएंट के लिए टीयर 7 की मिडिल ग्रेड की पिल, ये प्राइस डेफिनेटली वर्थ इट है। अगर ये बुड्ढा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो जियान के पास भी इसके ऊपर बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। उस रेड रोड एल्डर को मुंह खोलने का मौका भी नहीं मिलता। जियान पहले ही सीढ़ियों से डिसअपियर हो गया था। हालांकि जियान भी अपने दिल में स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन वो समझता था कि जो लास्ट तक टिकेगा उसी के पड़ले में ट्रांजैक्शन जाने वाला है। खैर यहाँ पे सभी चालाक लोमड़ी बन चुके थे, बस फर्क इतना है कि कौन लास्ट तक इंड्योर नहीं कर पाता। जियान उस रेड रोड एल्डर के साइलेंस को अच्छे से समझ रहा था, इस वजह से उसके पैर बिल्कुल पॉज नहीं होते। वो सीधा चला गया था टॉप फ्लोर पे। वो सीढ़ियां जो कि टॉप फ्लोर तक लेके जाती थी उनके एंड में 2 गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। इन दोनों के चेहरों पे स्माइल्स ही स्माइल्स दिखाई देती हैं। वहीं पे इन दोनों ने कपड़े पहन रखे होते हैं ट्रेड फेयर के। इनके चेस्ट पे अल्केमिस्ट का बैज बिल्कुल देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनके शरीर से रिलीज हो रहा और ये क्लियरली बता रहा था कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग दोजोंग हैं। जियान की टोली को आते हुए देख ये दोनों इनिशियली स्टार्टर लोग गए थे। इनकी आंखें फ्लैश होकर फोकस्ड हो जाती है सीधे जियान के चेस्ट पे। 7th टीयर के बैच को देख के इनकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। इतने यंग टीयर 7 के अल्केमिस्ट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ समय के लिए इनकी आंखें पॉज्ड रहती हैं जियान की तरफ, जिसके बाद वो चली गई थी येजोंग, लिटिल फेई डॉक्टर और टियानहो जुंजे पे। स्पेशली जब वो टियान जुंजे और लिटिल फेई डॉक्टर को देखते हैं तो इनकी आंखें नैरो हुई थी। ऑल्दो ये इन दोनों की क्लियर स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई थी कि ये दोनों ही डोजन लेवल के अल्टीमेट एक्सपर्ट्स हैं। उन दोनों गार्ड्स में से येलो रोड ओल्ड मैन आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों को कप करके कर्टियस स्माइल के साथ बोलता है, इंपॉर्टेंट गेस्ट, क्या आप टॉप फ्लोर पे जाने का प्लान कर रहे हो? जियान भी मुस्कान की चमकान के साथ हाथ कप कर लेता है। हम उसे हल्के से नोड करते हुए देखते हैं। वो येलो रोड एल्डर स्माइल के साथ पूछता है, हमें आप सभी अनफेमिलियर दिखाई दे रहे हो, मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे पहली बार आना हुआ है, राइट? जियान अपनी आईब्राउज को रेस करके पूछता है, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बस रेगुलर लोग ही आ सकते हैं? ये सुन के वो येलो रोड ओल्ड मैन अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, सर आप सच में जोक करना जानते हो, मैंने तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आप टॉप फ्लोर में जाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। हालांकि येलो रोड ओल्ड मैन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन टॉप फ्लोर पे आने वाले सभी लोगों का बैकग्राउंड फ्राइटनिंग होता है, इन्हें बिल्कुल ऑफेंड नहीं किया जा सकता। वो येलो रोड ओल्ड मैन पीछे मुड़ता है। अपनी बात खत्म करने के बाद वो आगे जाने लगा था। जियान की टोली भी उसे फॉलो करती है। जब जियान इस येलो रोड ओल्ड मैन को फॉलो करके सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान वो कई नजरों को अपने ऊपर सेंस करता है। जियान के हिसाब से एटलीस्ट 5 लोग सभी को स्कैन कर रहे हैं। ये सीढ़ियों से करीब 20 मीटर की दूरी पे होंगे। वो अपने दिल में कहता है, लगता है अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर भी एक बैकग्राउंड को रखती है। ये सोचने के बाद वो स्लोली ऊपर चढ़ने लगा था। फाइनली उसके सामने आता है सबसे मिस्टीरियस टॉप फ्लोर। अगर नीचे के दोनों फ्लोर से कंपेयर किया जाए तो ये लेजेंडरी टॉप फ्लोर इतना स्पेशियस नहीं था, लेकिन यहाँ की डेकोरेशंस को काफी एफर्ट के साथ लगाया गया। ये सेकंड फ्लोर की तरह डेजलिंग ब्राइट नहीं था। इसके फ्लोर को हल्के से हरे रंग के जेड ने कवर करके रखा था। जब भी कोई इस फ्लोर के ऊपर अपने कदम को रखता था तो उसके पैर एक ऐसी सेंसेशन को फील करते थे जिससे उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाया करती थी। वार्म जेड से बने हुए उस टॉप फ्लोर पे बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं। अगर हम काउंट करना चाहें तो यहाँ पे लोगों की संख्या 10-12 ही होगी, बट जियान अच्छे से जानता था कि ये 10-12 लोग ही वो ट्रू एक्सपर्ट्स या फिर अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स हैं जिनके एक ही इशारे पे आउटसाइड वर्ल्ड में तहलका फैल जाए। टॉप फ्लोर पे आने के बाद ही जियान की टोली सभी के ध्यान को आकर्षित करती है। इमीडिएटली सभी की नजरें इनकी तरफ फोकस होती हैं। जब वो जियान के चेस्ट पे लगे हुए 7th टीयर के बैच को देखते हैं तो उन आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। इतना यंग टीयर 7th का मिडिल ग्रेड अल्केमिस्ट और 2 दोजन, ये लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है। सभी के दिमाग में सवाल था कि ये लोग कहाँ से आए हैं। खैर भले ये लोग
अपने दिल में काफी क्यूरियस फील कर रहे हो, लेकिन इन सभी के दिमाग में यहाँ के रूल्स क्लियर थे। यहाँ पे रेंडमली किसी के बारे में भी इंक्वायरी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसे एक्शंस यहाँ पे टैबू माने जाते हैं। वो येलो रोड एल्डर स्माइल के साथ जियान से बोलता है, आपको जो भी चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ देर तक सोचने के बाद जियान उस येलो रोड ओल्ड मैन से बोलता है, मुझे 2 तरीके के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, जिसमें पहला है 10,000 ईयर्स ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और दूसरा है स्नोबोन जिनशेंग। वो येलो रोड एल्डर अपने मुंह में इन शब्दों को दोहराते हुए कहता है, 10,000 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और स्नोबोन जिनशेंग। कुछ सोचने के बाद वो कहता है, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर हैं, मोस्ट लाइकली एक हाई टियर की पिल को रिफाइन करने में इनका यूज किया जाता है। मेरे पास उस 10,000 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात रही स्नोबोन जिनशेंग की, ये कहा जा सकता है कि आपका लक अच्छा है। इस फ्लोर पे ट्रेड करे जाने आइटम्स में स्नोबोन जिनशेंग भी है। जियान की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। वो कहता है, ओह, जियान ने तो यहाँ पे रैंडमली इंक्वायर किया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि उसे स्नोबोन जिनशेंग के बारे में मालूम पड़ जाएगा। वो येलो रोड ओल्ड मैन हंस के बोलता है, आप मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वो नॉर्थ की तरफ मुड़ के जाने लगा था। जियान और बाकी के दोनों लोग भी उसे फॉलो करते हैं। जियान की टोली इस येलो रोड एल्डर को कुछ समय तक के लिए फॉलो करती रहती है। फाइनली ये टॉप फ्लोर के नॉर्थ के कॉर्नर पे आके रुक गए थे। इस जगह पे एक जेट प्लेटफॉर्म को देखा जा सकता है। इस स्पॉट के ऊपर चिली एयर गोल गोल घूम रही होती है, जिस वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर लगातार डिक्लाइन होता जाता है। इस जेट प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिनल पिल और फॉर्मूलेस रखे हुए होते हैं। देखने से ऐसा लगता है ये सभी आइटम्स काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इस जेट प्लेटफॉर्म के पास कई लोग इकट्ठे हो रखे थे। क्लियरली यहाँ की चीजें बहुत अट्रैक्टिव है। जियान भी इस जेट प्लेटफॉर्म के सामने आ जाता है। उसका ध्यान जाता है उस ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन की तरफ जो जेट प्लेटफॉर्म के पीछे बैठा हुआ था। इस ओल्ड मैन ने काफी ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। वहीं पे इसके चेहरे पे तो जैसे लेजीनेस भरी हुई थी। आसपास के ऑब्जर्वर्स को इग्नोर करके वो अपनी कान खुजाता रहता है। वो येलो रोड एल्डर लोगों के बीच में घुसते घुसाते उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है। वो कहता है, हाँ ओल्डियन, तुम्हारा आज का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है। ये सुन के वो स्लॉपी ओल्ड मैन अपनी आंखें रोल करता है, अपने मुंह से थूक को दूर दूर तक फेंकते हुए बोलता है, बिजनेस का घंटा अच्छा चल रहा है। ये सभी यहाँ पे देखने आते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। इन सभी को लगता है कि यहाँ की चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर ये चीजें एक्सपेंसिव है तो ये नीचे फ्लोर पे क्यों नहीं चले जाते। इन शब्दों को सुन के आसपास खड़े हुए लोग काफी एम्बेरेस्ड फील करते हैं, लेकिन इस तरीके की ट्रेड फेयर में आर्ग्यू करना सही बात नहीं है, जिस वजह से चुपचाप निकल लेते हैं। इस स्लोपी ओल्ड मैन के एटीट्यूड को देख के जियान भी स्टार्टल्ड हो गया था। जियान की नजरें जाती हैं इस ओल्ड मैन के चेस्ट की तरफ। वहाँ पे भी एक टियर 7 का बैच देखा जा सकता है, लेकिन इस बैच का टियर होता है टियर 7 हाई ग्रेड का। साफ तौर पे सामने वाली पार्टी हाई टियर का एल्केमिस्ट है। वो येलो रोड एल्डर एक तरफ पॉइंट करता है। उस जगह पे वही जेट बॉक्स रखा हुआ था जिसमें से वो चिली एयर बाहर आ रही थी। इस जेट बॉक्स के अंदर होता है एक स्नो व्हाइट बोन जैसा जिनशेंग। वो कहता है, मिस्टर यही है स्नोबोन जिनशेंग, लेकिन इस ओल्ड यान की चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इस वजह से आपको पहले ही प्रिपेयर होना होगा। जियान की नजरें भी जाती हैं स्नो व्हाइट जिनशेंग की तरफ। एक मोमेंट के बाद वो नोट करता है। जिस तरीके से उस जिनशेंग के ऊपर से ग्लो आ रहा है, ये स्नोबोन जिनशेंग ही होगी। वो स्लॉपी ओल्ड मैन जियान को देखता है। वो कहता है, तुम्हें इतना ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे फेक आइटम्स नहीं मिलते, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। उसकी नजरें जाती हैं जियान के चेस्ट के टियर 7 मिडिल ग्रेड के बैच पे। वो कहता है, अगर तुम स्नोबोन जिनशेंग को परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस है 7th टियर की हाई ग्रेड की पिल। इन शब्दों को सुन के जियान की आईब्रोज इकट्ठी हो जाती हैं। 7th टियर हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल। ये बुड्ढा अपने मुंह से इन शब्दों को कैसे बाहर निकाल पा रहा है। फिर भी जियान अपने आप को कंपोज करके स्माइल के साथ कहता है, ओल्ड मिस्टर, भले ये स्नोबोन जिनशेंग थोड़ा सा प्रीसियस हो, लेकिन इसे 7th टियर हाई ग्रेड की पिल्स को रिफाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है, और तो इसकी प्री कंडीशन है कि इसके साथ और भी कई इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाएगा। आप स्नोबोन जिनशेंग के लिए इतनी हाई प्राइस कैसे पूछ सकते हो। वो स्लॉपी ओल्ड मैन हंसने लगा था। वो कहता है, हाँ लड़के, तो ये सच में अपने शब्दों को अच्छे से यूज करना आता है, लेकिन खैर तेरी बातों में भी सच्चाई है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक कदम पीछे लेता हूँ, एक 7th टियर मिडिल ग्रेड की पिल, लेकिन इसकी प्री कंडीशन ये है कि वो पिल वो होनी चाहिए जिसे मैं चाहूँ। शुरुआत में तो ये हंस रहा था, लेकिन एंड तक आते आते इसकी टोन थोड़ी चेंज हो गई थी। क्लियरली सबको उल्लू बनाने के लिए इसने हाई ग्रेड की पिल की डिमांड करी थी। इन शब्दों को सुन के जियान नोट करता है। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के बदले में 7th टियर मिडिल ग्रेड की पिल को एक्सचेंज करना, जियान इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकता था। ऑफ कोर्स भले ही उसके लिए कंडीशन एक्सेप्टेबल हो, लेकिन वो तुरंत ही टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी आंखें जेट प्लेटफॉर्म को एक बार ध्यान से देखती हैं। हालांकि स्लॉपी ओल्ड मैन अपनी अपीयरेंस को काफी टेरेबल तरीके से रख रहा था, लेकिन जो भी चीजें ये बेच रहा होता है उनकी क्वालिटी एकदम औसम होती है। जब उसकी नजरें प्लेटफॉर्म पे रखे बाकी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पे जाती हैं तो जियान स्पीचलेस रह गया था। इन जड़ी बूटियों की प्राइस उस स्नोबोन जिनशेंग से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। जियान अपनी आंखों को शिफ्ट करता है। वो जस्ट अपनी नजरों को वहां से हटाने वाला होता है, तभी वो अचानक से पॉज हो जाती है। वो जेट प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे देख
रहा होता है। वहाँ पे एक पीला पीला सा कॉपर रखा हुआ था। उस कॉपर प्लेट को ग्रीन कॉपर रस्ट ने कवर करके रखा है। अगर हम उसे ध्यान से देखें तो हमें उस कॉपर में कुछ ड्राइंग्स की आउटलाइंस दिखाई देती हैं। जेट प्लेटफॉर्म पे रखे हुए सभी आइटम्स अच्छे लग रहे थे। कोई भी ग्लैंस के बाद ये बता देगा ये सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बस ये कॉपर प्लेट ही खजानों के बीच में कचरा दिखाई दे रही थी। ये किसी के ध्यान को आकर्षित नहीं करती। जियान की आंखें इस कॉपर प्लेट पे पॉज होती हैं। उसकी आईब्राउज नेट हो चुकी थी। इस कॉपर प्लेट को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद भी जियान को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जो इस कॉपर प्लेट से स्टैंड आउट कर रही हो। वैसे उसकी सेंसेस तो ये कह रही होती हैं कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, लेकिन यही नॉर्मल सी फीलिंग जियान को स्ट्रेंज फील करवा रही थी। जब जियान अपने मन में अनसर्टन फील कर रहा होता है, उसके कानों में फेंट एडरली आवाज आती है। वो कहते हैं जियान अगर पॉसिबल हो तो इस कॉपर प्लेट को ऑब्टेन करो। मैंने उस ड्राइंग को डेफिनेटली पहले कभी देखा है। ये कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में ही अपीयर हुई है। ऑल्दो मैं इसके एग्जैक्ट यूज को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उस एरा से रिलेटेड कोई भी चीज नॉर्मल नहीं हो सकती। टियान हू जुंजे के द्वारा ट्रांसमिट हुई इस वॉइस की वजह से जियान का हार्ट शेक हो गया था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते। एक मूवमेंट के बाद वो हल्के से नॉड करता है। उसकी आंखों में एक ऐसी फायरी हीट फ्लैश होती है जिसे कोई ऑर्डिनरी इंसान सेंस नहीं कर पाएगा। एक बात तो क्लियर है कि सामने बैठा ओल्ड मैन आसानी से नहीं मानने वाला। वो भी डेफिनेटली एक चालाक लोमड़ी पुरानी खोपड़ी है। फिर भी जियान इस एक्सचेंज को कैसे कंप्लीट करेगा इसे हम जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वो सीन सच में बहुत औसम होने वाला है। फिर हमें मालूम पड़ेगा प्रोफाउंड जोन्स एक्ट के बारे में, और एंड में जियान के साथ साथ हम सबको मिलने वाला एक भारी भरकम सा सरप्राइज। ये सरप्राइज जियान की बहुत हेल्प करेगा। क्या मेरी तरह तुम्हें भी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर एक्साइटमेंट फील हो रहा है? फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ ही में ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 7000 लाइक्स का। चलो देखते हैं कि क्या तुम इसे कंप्लीट कर पाते हो। अगर आज में कंप्लीट होता है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही मिल जाएगा और डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन अगर अभी तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो छोटा सा रिमाइंडर, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे तुम्हारे भाई का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, तुम्हें भी अपकमिंग एपिसोड्स लगातार मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारी हेल्प करी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके फीचर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को 10 बजे तक नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाए, जिससे आप तुरंत ही देख सको। लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस अर्ली एक्सेस वीडियोस थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेकिन एक बात की गारंटी है कि डेली के रिलीज टाइम से पहले वो आपको जरूर देखने को मिल जाते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ लगातार बना रहेगा। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं इस वीडियो को। जो पिछले पार्ट को नहीं देख पाए हैं वो लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। राइट में आपको शो हो रहा होगा नेक्स्ट एपिसोड। आपको जब वो रिलीज हो चुका होगा तो फिर फटाफट से क्लिक करो। हमारा मिलना होगा वीडियो के उस पार। आप तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।